हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक पर बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर का क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर आपने ध्यान से सुना तो बहुत अच्छे से ठीक से समझ आएगा आपको। यंग्स ऑब्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली इन लैबोरेटरी। यंग नामक साइंटिस्ट ने लाइट के इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट किया। लाइट के इंटरफेरेंस को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट किया। किसने? यंग्स नामक साइंटिस्ट ने। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ध्यान दें मेरी बात पर जरा। यहां पर एक फिगर बना हुआ है मेरे बच्चे, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर दिया है मैंने, देखो जरा। इस फिगर को जरा ध्यान से देखें अगर आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान दें मेरी बात पर। यंग्स नामक साइंटिस्ट ने लाइट के इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट किया। इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक नैरो वर्टिकल स्लिट ली। एक नैरो वर्टिकल स्लिट का मतलब है यहां पर एक ये स्क्रीन है, ये वाली, और इसमें एक बहुत बारीक सा ये होल है, जिसे आपने कहा है क्या, एस वर्टिकल स्लिट। नैरो वर्टिकल स्लिट ली है ऐसे एक, जिसे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया। और मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की जगह पर हमने यूज किया है मेरे बच्चे सोडियम लैंप। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब होता है जिसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो। इसके लिए हम यूज करते हैं सोडियम लैंप, क्योंकि सोडियम लैंप से चलने वाली लाइट, सोडियम लैंप से जो लाइट मिलती है उसमें दो वेवलेंथ की लाइट होती है मेरे बच्चे, 5896 एंगस्ट्रॉम जिसे D1 लाइन बोलते हैं, और एक 5890 एंगस्ट्रॉम जिसे D2 लाइन बोलते हैं। दोनों ही वेवलेंथ नियरली सेम है। इसी वजह से सोडियम लैंप से मिलने वाली जो लाइट होती है उस लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है मेरे बच्चे जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट हो, सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो। तो यंग्स ने लाइट के इंटरफेरेंस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नैरो वर्टिकल स्लिट ली, एक बारीक सा होल है ये एस, जिसे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स उसको बोलते हैं मेरे बच्चे जिसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो, एक ही वेवलेंथ की जिसमें लाइट हो, उस लाइट सोर्स को मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स बोलते हैं। और इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं मेरे बच्चे हम सोडियम लैंप। क्यों? क्योंकि सोडियम लैंप से जो लाइट मिलती है उसकी वेवलेंथ मेरे बच्चे 5896 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम D1 लाइन बोलते हैं, D1 लाइन। और दूसरी वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम, जिसे बोलते हैं हम D2 लाइन। जरा ध्यान दें, मेरे ख्याल से ये दोनों वेवलेंथ जो है ना नियरली सेम है। इसी वजह से सोडियम लैंप से चलने वाली लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस सिंगल वेवलेंथ की लाइट मानते हैं हम इसको। एस से चलने वाली इस नैरो वर्टिकल स्लिट पर जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से उन्होंने क्या किया, लाइट गिराई। मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझ गए ना, जिसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो। इस पर्पज के लिए हम सोडियम लैंप यूज करते हैं। इन्होंने S1 और S2 दो अन्य स्लिट ली, एक स्लिट S1 और एक S2, जो कि बहुत पास पास होती हैं। और इन दोनों स्लिट्स की इस स्लिट S से डिस्टेंस सेम होती है, जिससे S से चलने वाली लाइट S1 तक और S से चलने वाली लाइट S2 तक जब पहुंचेगी, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब सेम होगी मेरे बच्चे, तो यहां पर जो लाइट पहुंचेगी वो दोनों लाइट वेव सेम फेज में होंगी। दो अन्य स्लिट ली S1 और S2, जो कि स्लिट S1 और S2 बहुत पास पास है, और S1 और S2 की स्लिट S से डिस्टेंस इक्वल होती है, मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होती है। स्लिट S1 से चलने वाली लाइट जरा गौर से देखना,
और S2 से चलने वाली लाइट, एक लाइट वेव तो मेरे बच्चे S1 से इधर गई और एक S2 से चलने वाली लाइट इधर गई, और इस एक स्क्रीन है ये वाली, और इस स्क्रीन पर S1 और S2 से चलने वाली लाइट यहां चलकर सुपर इंपोज हुई, मिली। ठीक है ना। अगर ये इस पॉइंट पर S1 से चलने वाली लाइट और S2 से चलने वाली लाइट अगर इस पॉइंट पर सेम फेज में मिल रही है, तो इस पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस फिनोमिना को बोला जाता है मेरे बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना। लेकिन S1 से जो लाइट चल रही है मेरे बच्चे यहां से, और S2 से चलने वाली लाइट, जरा ध्यान दो मेरी बात पर। कोई जरूरी थोड़ी है यही मिलेंगी भाई। S1 से चलने वाली लाइट क्या इधर नहीं जा सकती? भाई ये स्लिट है, तो इस स्लिट से लाइट इधर भी तो जा सकती है बेंड होकर के। किसी नैरो स्लिट से लाइट के बेंड होने के फिनोमेना को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो S1 से लाइट जो चल रही है इधर गई, क्या इधर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। और S2 से लाइट इधर जा सकती है। ये दोनों लाइट वेव इस पॉइंट पर चल करके सुपर इंपोज हुई। अगर ये दोनों वेव यहां पर अपोजिट फेज में मिल रही है मान लो, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मींस लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इस फिनोमिना को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है। S1 से चलने वाली लाइट इधर भी जा सकती है मेरे बच्चे। देखो ये ध्यान दो, S2 से चलने वाली लाइट विशेष ध्यान से देखो एक एक पॉइंट। अगर ये दोनों वेव यहां पर सेम फेज में मिलती हैं, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी फिर मैक्सिमम होगी, उसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया S1 और S2 से चलने वाली वेव एक स्क्रीन पर जाकर सुपर इंपोज होती है, जिससे उस स्क्रीन पर क्रम से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती है। कौन सी मिलती है? ब्राइट, जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ब्राइट फ्रिंज होगी। इसका मतलब दोनों सोर्स से चलने वाली लाइट रेज अगर जिस पॉइंट पर सेम फेज में मिल रही है, उस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और जहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और जिन पॉइंटों पर S1 और S2 से चलने वाली वेव अगर अपोजिट फेज में मिल रही है, ठीक है ना, अपोजिट फेज में मिले, तो उन पॉइंटों पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी मेरे बच्चे? मिनिमम होगी। और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इस तरह से इस स्क्रीन पर S1 और S2 से चलने वाली लाइट रे जब सुपर इंपोज होती है, तो इस स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली क्रम से, अल्टरनेटली मींस क्रम से, कभी यहां पर जैसे ब्राइट है तो फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। सेम इसी तरह से यहां से चलने वाली लाइट रेस S1 से इधर जा रही है मेरे बच्चे, और S2 से इधर जा रही है, तो यहां सुपर इंपोज हुई। तो यहां पर ब्राइट है तो फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क। ऑल्टरनेट का मतलब है पहले ब्राइट मिल रही है तो उसके बाद डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी। इसका मतलब क्रम से दो ब्राइट के बीच में एक डार्क फ्रिंज होगी, या ऐसे कहिए क्रम से दो डार्क के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज होगी। क्लियर है। तो इस स्क्रीन पर हमको क्रम से ब्राइट डार्क ऑल्टरनेटली वर्टिकल स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलती हैं। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में ये जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है ये वर्टिकल स्ट्रेट फ्रिंज होती है, वर्टिकल स्ट्रेट फ्रिंजेस होती है इस तरह की। जैसे मान लो इतने रीजन में, इस वाले जगह पर इतने रीजन में मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो इसको आपने बोला है क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल क्यों बोला है? इसलिए बोला है मेरे बच्चे क्योंकि जरा गौर से देखो, S1 से ये वाली डिस्टेंस और S2 से ये वाली डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच चली गई दूरी, मींस डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है। मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है
तो इन दोनों वेव के बीच इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है? 0। और 0 पाथ डिफरेंस जहां पर है, वहां पर जहां पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, पाथ डिफरेंस जहां 0 हो, लैम्डा हो, उसके बाद 2 लैम्डा हो, ठीक है ना, उन पॉइंटों पर S1 और S2 से चलने वाली वेव सेम फेज में मिलेंगे। तो जरा गौर से देखो, इस वाली डिस्टेंस और इस वाली डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब दोनों वेव के बीच यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है? 0 है। और जहां पाथ डिफरेंस 0 हो या फिर लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल हो, जैसे यहां पर मैंने लैम्डा लिखा है, इसका सेंस क्या है? S1 से चलने वाली लाइट ये वाली डिस्टेंस और S2 से चलने वाली लाइट ये वाली डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में जो डिफरेंस है उसे बोलेंगे दोनों वेव का पाथ डिफरेंस। अगर लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल है तो वहां पर दोनों वेव सेम फेज में मिलती है और वहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। और जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है। अब यहां पर क्योंकि 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि यहां पर पाथ डिफरेंस भी 0 है और फेज डिफरेंस भी 0 है, तो इसीलिए इस फ्रिंज को बोला है हमने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ऑल्टरनेटली ब्राइट डार्क मिलती है। इसके बाद कौन सी फ्रिंज मिल रही है? डार्क फ्रिंज है। ये ब्राइट है, ब्राइट फ्रिंज मान लो ये यहां तक है बच्चों, एक सेकंड, ये ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, ये वाली, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये वाली, ध्यान दो मेरी बात पर। और इसके बाद मिल रही है डार्क फ्रिंज, ध्यान दो। डार्क फ्रिंज कौन सी है मेरे बच्चे? डार्क को मैं ब्लैक से शो कर दे रहा हूं बच्चों, ये डार्क फ्रिंज है। इतनी जगह पर लाइट नहीं पहुंच रही, ये कौन सी फ्रिंज है? डार्क फ्रिंज। स्ट्रेट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं हमको। एक्चुअली इन दिस एक्सपेरिमेंट, वास्तव में इस एक्सपेरिमेंट में ये फ्रिंजेस की जो शेप होती है ना, ये वर्टिकल स्ट्रेट फ्रिंज नहीं होती, वास्तव में इन फ्रिंजेस की जो शेप होती है रेक्टेंगुलर, इस तरह की हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होती है, इस तरह की, इस शेप की होती है बच्चों। रेक्टेंगुलर हाइपर फ्रिंजेस हाइपरबोलिक शेप की होती हैं। वास्तव में तो इस एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस मिलती हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फ्रिंज मिलती है, लेकिन हम लिखते हैं क्या? कैसी? वर्टिकल स्ट्रेट फ्रिंजेस लिखते हैं हम इसको। ये फ्रिंज तो ब्राइट बोली है मैंने, और ये डार्क से जो लिखा है, ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा है, मार्क किया है, इसको मैंने बोला है डार्क फ्रिंज, ठीक है। और जहां पर डार्क फ्रिंज का मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम है, इसका मतलब जिन पॉइंटों पर S1 और S2 से चलने वाली लाइट, भाई S1 से चलने वाली लाइट, इस S1 से चलने वाली ये वाली लाइट और S2 से चलने वाली लाइट के बीच पाथ डिफरेंस 0 और लैम्डा के बीच क्या होता है? लैम्डा बाई 2। फिर लैम्डा 2 लैम्डा के बीच क्या होगा? 3 लैम्डा बाई 2। क्लियर है बात? तो जहां पर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा मींस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, उन पॉइंटों पर तो बनेंगी ब्राइट फ्रिंज। और जहां पर पाथ डिफरेंस क्या बेटा 0 के बाद क्या आएगा? लैम्डा बाई 2, क्यों 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाई 2 आएगा। तो जिन पॉइंटों पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है, उन पॉइंटों पर मिलती है मेरे बच्चे डार्क फ्रिंज। जिस तरह से यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, 0 ऑर्डर डार्क फ्रिंज नहीं होती बच्चों। इसे लिखा है मैंने फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज। ध्यान से समझना मेरी बात को। और स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती है, ये वर्टिकल स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलती है। वास्तव में इस एक्सपेरिमेंट में ये फ्रिंजेस की जो शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होती है। यंग्स डबल सिलेक्ट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज का बनना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन के कारण फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं। भाई इस सोर्स से चलने वाली लाइट यहां पर सुपर इम्पोज हुई, अगर सेम फेज में मिले तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, अपोजिट फेज में मिले तो इंटेंसिटी मिनिमम। इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहा जाता है बच्चों। और लाइट मेरे बच्चे इस स्लिट के
एजेज से ऐसे बेंड भी तो हो रही है, यहां से ये बेंड भी तो हुई, मुड़ भी तो गई, और किसी स्लिट से लाइट मींस वेव के बेंड हो जाने के फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है, ये जो फ्रिंज पैटर्न जो मिल रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये फ्रिंजेस जो मिल रही है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण फ्रिंजेस हमको प्राप्त होती है। क्लियर? सेपरेशन बिटवीन टू, जैसे ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज M0, उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डार्क, उसके बाद सेकंड ऑर्डर ब्राइट मिलेगी यहां पर M2। ठीक, क्रम से टू एडजेसेंट ब्राइट या फिर टू एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, जिसे बीटा से डिनोट करते हैं बच्चों। क्रम से, जैसे ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, तो ब्राइट से ब्राइट की डिस्टेंस या फिर डार्क से डार्क की डिस्टेंस, ब्राइट फ्रिंज से ये ब्राइट, इधर डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क। भाई सेंट्रल ब्राइट की ऊपर डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, सेम पैटर्न। इसी तरह से क्या लाइट नीचे भी तो पहुंचेगी भाई, ऐसे भी तो जा सकती है ना लाइट, इधर टर्न होकर के। नहीं क्लियर हुई? तो ये ब्राइट है, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, तो क्रम से दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन ये वाली, ब्राइट से ब्राइट की डिस्टेंस। ब्राइट फ्रिंज को मैंने M से शो किया बच्चों, और क्रम से दो डार्क फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन, डार्क से डार्क के बीच की सेपरेशन ये वाली, ब्राइट फ्रिंज से ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी, और डार्क फ्रिंज से डार्क फ्रिंज के बीच की सेपरेशन ये वाली। इसको मैंने कैसे डिनोट किया मेरे बच्चे? बीटा से, और इस बीटा को बोला जाता है क्या बेटा? फ्रिंज विड्थ। बीटा को बोला जाता है फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ के लिए रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2d। जरा ध्यान दो मेरी बात पर। बीटा यहां पर क्रम से दो ब्राइट फ्रिंज या क्रम से दो डार्क फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन है। लैम्डा यहां पर जो लाइट यूज की है आपने, उसकी वेवलेंथ है, मींस इस लाइट सोर्स से चलने वाली लाइट की वेवलेंथ है। इसी वजह से ये लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए? जिसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो। डी क्या है यहां पर? इन स्लिट S1 और S2 से इस वाली स्क्रीन की स्लिटों से S1 से स्क्रीन तक की डिस्टेंस और S2 से स्क्रीन तक की डिस्टेंस, ये D बोलते हैं हम इसको कैसे डिनोट किया है आपने? स्लिटों से इस स्क्रीन तक की डिस्टेंस है कैपिटल D, ये वाला देख लो फिगर में ठीक से। और 2D क्या है यहां पर? 2D इस स्लिट S1 और S2 के बीच की सेपरेशन है, ये वाली सेपरेशन, यहां से लेकर के यहां तक की सेपरेशन है, ये 2D लिखा है मैंने, ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2D लिखा है। फॉर्मूले को जरा गौर से देख लो और फिगर को देख लो ठीक से। जहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वहां पर पाथ डिफरेंस 0 और फेज डिफरेंस भी 0 होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज मिल रही है, वहां पर पाथ डिफरेंस λ/2, फेज डिफरेंस पाई। फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा मेरे बच्चे? यहां पर 2 पाई। ध्यान से सुन लेना, पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा 2 लैम्डा, तो ब्राइट फ्रिंज होती है। और जहां पर पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, तो वहां पर डार्क फ्रिंज चलती है। सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पर पाथ डिफरेंस भी 0 है, और 0 पाथ डिफरेंस 0 फेज डिफरेंस के बराबर होता है। फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज पर पाथ डिफरेंस λ/2, तो फेज डिफरेंस λ/2, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस पाई के बराबर होता है। फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पर पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि लैम्डा पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट होता है 2 पाई फेज डिफरेंस के। जरा गौर से देख लेना इस फ्रिंज पैटर्न को, ये बात क्लियर है ये ना। सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, पाथ डिफरेंस 3 λ/2, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 3 पाई होगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पर पाथ डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 4 पाई। ये बात क्लियर है। तो
ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होता है, पाथ डिफरेंस तो एन लैम्डा, और फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव इक्वल टू 2n+1 2n+1 इंटू पाई। सॉरी बच्चों, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, फेज डिफरेंस 2 पाई एन होता है बच्चों, ठीक है ना। और डार्क फ्रिंज के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है 2n+1 λ/2, और फेज डिफरेंस डेल्टा फाई होता है 2n+1 इंटू पाई। जरा ध्यान दो मेरी बात पर। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n कितना लिखा जाएगा 0, और इसमें n कितना लिखा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1। ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट तो मिलती है लेकिन सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं मिलती। इसका मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो मिलती है लेकिन सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं मिलती बच्चों। मेरे बच्चे, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होता है, और फेज डिफरेंस 2 पाई है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n बराबर अगर आप 0 लिखते हैं तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा और फेज डिफरेंस 0 आएगा। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा, ठीक है ना। और n बराबर 1 लिखेंगे, यहां पर n बराबर 1 लिखा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के लिए लिखेंगे हम n बराबर 1, यहां पर n बराबर 1, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव में फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, पाथ डिफरेंस तो 2n+1 λ/2, फेज डिफरेंस 2n+1 पाई, 2n+1 इंटू पाई। अगर इस रिलेशन में n की जगह पर अगर हम 0 लिखते हैं बच्चों, n की जगह पर अगर 0 लिखेंगे यहां पर, तो पाथ डिफरेंस λ/2 आएगा, और जहां पर पाथ डिफरेंस λ/2 आएगा और n बराबर 0 लिखा है, तो इसको हम 0 ऑर्डर डार्क नहीं बोलते, इसे फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज बोलते हैं। ये बात ठीक से समझ लो। जैसे आपसे फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस पूछा है तो n की जगह पर 0 लिखा जाएगा। सेकंड ऑर्डर डार्क पूछा है तो n की जगह पर 1 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं बनती, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज तो है लेकिन 0 ऑर्डर डार्क फ्रिंज नहीं है। इसी वजह से डार्क फ्रिंज की संख्या ब्राइट फ्रिंज से 1 कम होगी। तो इसीलिए डार्क फ्रिंज के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n की वैल्यू, जैसे थर्ड ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस निकालना है तो n की वैल्यू 1 कम लिखना। थर्ड ऑर्डर पूछ रहा है तो n की जगह पर 2 लिखना। फोर्थ ऑर्डर पूछ रहा है तो n की जगह पर 3 लिखना। किसके लिए? डार्क के लिए। लेकिन ब्राइट में थर्ड ऑर्डर ब्राइट पूछ रहा है तो n की जगह पर 3 लिखा जाएगा। फोर्थ ऑर्डर पूछ रहा है तो n की जगह पर 4 लिखा जाएगा। फिफ्थ ऑर्डर पूछ रहा है ब्राइट में तो n की जगह पर 5 लिखा जाएगा। लेकिन डार्क फ्रिंज की संख्या 1 कम है ब्राइट से, इसीलिए जैसे थर्ड ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस पूछ रहा है तो n की जगह पर हम 2 लिखेंगे। ये बात ठीक से याद रखना। क्लियर है ये बात? ठीक है। क्रम से 2 ब्राइट फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन या क्रम से 2 डार्क फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन इक्वल होती है, जिसे फ्रिंज विड्थ बीटा कहा जाता है। बीटा इक्वल टू लैम्डा d/2d। लैम्डा यहां पर जो लाइट सोर्स से लाइट चल रही है उसकी वेवलेंथ है। कैपिटल डी स्लिट S1 और S2 से इस स्क्रीन तक की डिस्टेंस है बच्चों, कैपिटल डी। 2D क्या चीज है? स्लिट S1 और S2 के बीच की सेपरेशन है। ठीक से फिगर बना लें और ध्यान से देख लें इसे। क्लियर है? फिर से समझ लो। लाइट के इंटरफेरेंस को यंग नामक साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट किया। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उन्होंने क्या किया? एक नैरो वर्टिकल स्लिट ली, एक स्क्रीन ली और उसमें एक बहुत बारीक सा होल होता है जिसको नैरो वर्टिकल स्लिट बोला है आपने, जिसे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट किया। मोनोक्रोमेटिक लाइट उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है। इसके लिए हम यूज करते हैं सोडियम लैंप, क्योंकि सोडियम लैंप में 2 वेवलेंथ की लाइट है मेरे बच्चे, 5896 एंगस्ट्रॉम और एक 5890 एंगस्ट्रॉम, जो कि नियरली सेम है।
इसीलिए सोडियम लैंप की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में मोनोक्रोमेटिक वो नहीं है। तो मोनोक्रोमेटिक के लिए फिर हम यूज करते हैं लेजर भी। बात की बात है, पहले ये देखो, हम अभी ये मान लें कि सोडियम लैंप मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। तो एस से चलने वाली लाइट, दो अलग और स्लिट हैं, नैरो स्लिट S1 और S2, जिनकी डिस्टेंस स्लिट S से सेम होती है। तो S से चलने वाली लाइट S1 और S2 से जब चलेंगी तो यहां पर दोनों सेम फेज में पहुंचती हैं। तो S1 और S2 से चलने वाली लाइट एक स्क्रीन पर सुपर इम्पोज होती है, जिससे इस स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती है, वर्टिकल स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलती है। वास्तव में इस एक्सपेरिमेंट में ये फ्रिंजेस वर्टिकल और स्ट्रेट ना होकर के रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फ्रिंज मिलती है। इंटरफेरेंस पैटर्न यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज पैटर्न है, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है इसका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। क्योंकि डिफ्रैक्शन इसलिए क्योंकि S1 और S2 से लाइट स्ट्रेट भी चलेगी और इनके एजेस से बेंड होकर के भी जाएगी, इसके किनारों से यहां से मुड़ भी तो जाएगी, और किसी किनारों से लाइट के बेंड होने के फिनोमिना को, वेव के बेंड होने के फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। और ये दोनों वेव चल करके यहां मिली और इसमें क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ। इसीलिए फ्रिंज पैटर्न जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज पैटर्न जो मिल रहा है, ये कंबाइंड इफेक्ट है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कारण। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, जरा ध्यान दें अब इस पॉइंट पर। ये फिगर आपने बना लिया होगा, फिगर नहीं बनाया है तो मेरे बच्चे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे आपसे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन नहीं निकलने वाले अगर ये फिगर नहीं बनाया। फिगर बना लिया आप, जो मैंने बोला है उसका एक्सप्लेनेशन एक एक पॉइंट यही लिखा है मेरे बच्चे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स ऑब्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में एस क्या किया उन्होंने, एस इज ए नैरो वर्टिकल स्लिट, ये स्लिट एस ली है, एस इज ए नैरो वर्टिकल स्लिट विच इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसको एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया है। और इसकी जगह पर हमने क्या यूज किया है मेरे बच्चे, क्या इसकी जगह पर हमने इस्तेमाल किया है, ध्यान दो, सोडियम लैंप। इस एक्सपेरिमेंट के लिए यंग्स नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे एक नैरो वर्टिकल स्लिट ली जिसे इल्यूमिनेट किया एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से। मोनोक्रोमेटिक लाइट उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। इसके लिए हमने यूज किया है सोडियम लैंप, क्योंकि इसके अंदर दो वेवलेंथ की लाइट होती है, 5896 एंगस्ट्रॉम जिसे D1 लाइन बोलते हैं, दूसरी 5890 एंगस्ट्रॉम जिसे D2 लाइन कहते हैं। ये दोनों वेवलेंथ नियरली सेम है, इसी वजह से सोडियम लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, सोडियम से आने वाली लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। क्लियर है? S1 से आगे सेम डिस्टेंस पर दो वर्टिकल स्लिट S1 और S2 और होती है। S1 एंड S2 आर टू नैरो एंड वर्टिकल स्लिट्स which are very closed and at equal distance from slit S. S1 और S2 दोनों पास पास होती है और S1 और S2 स्लिट S से सेम डिस्टेंस पर होती है, ठीक है ना। एंड वेव्स कमिंग फ्रॉम स्लिट S1 एंड S2 सुपर इम्पोज एंड इंटरफेरेंस ड्यू टू विच इंटरफियर एंड ड्यू टू विच alternately bright and dark vertical straight fringes are obtained on a screen. S1 और S2 से चलने वाली लाइट स्क्रीन पर सुपर इम्पोज होती है, जिससे इंटरफेरेंस के कारण इस स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली वर्टिकल और स्ट्रेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। क्लियर? Actually, in this experiment, fringes are in hyperbolic shape. The fringe pattern observed in Young's double slit experiment is combination of diffraction and interference pattern, जैसा कि आपने फिगर में देखा है। एक्चुअल में फ्रिंज पैटर्न जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिल रहा है,
ये कंबाइंड इफेक्ट के कारण मिलता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण ये फ्रिंजेस हमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलती हैं। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। और क्रम से दो ब्राइट फ्रिंज या क्रम से दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन, क्या बेटा, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट और टू एडजेसेंट डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड लीनियर विड्थ ऑफ फ्रिंज। बीटा को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं या लीनियर विड्थ बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं इसको, इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2d। लैम्डा यहां पर जो लाइट आपने इस्तेमाल किया है यहां पर उसकी वेवलेंथ है, डी स्लिट S1 और S2 से स्क्रीन तक की डिस्टेंस है, डी कैपिटल डी। 2d S1 और S2 के बीच की सेपरेशन है 2d, ये 2d स्लिट S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? उस फिगर को मैंने यहां भी बना दिया है, ये देख लो सामने। यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डार्क, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, सेकंड ऑर्डर डार्क, सेकंड ऑर्डर ब्राइट, ऐसे मिलेंगे आपको क्रम से। ऐसे ही ऊपर फ्रिंजेस मिलती हैं सेम उसी पैटर्न से सेंट्रल के नीचे भी मिलती है। क्लियर है? इन दिस रिलेशन बीटा इज लीनियर विड्थ ऑफ फ्रिंज। लीनियर विड्थ क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फुल लीनियर विड्थ ऑफ फ्रिंज। दो क्रम से डार्क या क्रम से दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन को बीटा कहा जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? इन दिस रिलेशन डी इज डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन। इन स्लिटों के बीच की स्लिटों से स्क्रीन तक की डिस्टेंस है ये वाली डी। और 2d क्या है मेरे बच्चे? दोनों स्लिटों के बीच की सेपरेशन है 2d, S1 और S2 के बीच की सेपरेशन है। लैम्डा यहां पर वेवलेंथ है लाइट की, बीटा यहां पर फ्रिंज विड्थ है। ये रिलेशन मत भूलना, लीनियर विड्थ का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखिएगा बड़ा ध्यान से। सिंपल सा प्रूफ है, सिंपल सा डेरिवेशन है, अगर ध्यान देंगे आप तो आपको समझ आएगी मेरी बात बच्चों। बहुत सिंपल सा प्रूफ है बच्चों इसका, मुश्किल से 2 पॉइंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जरा ध्यान दीजिए आप। यहां पर ये जो फिगर बन रहा है देखो जरा ध्यान से, फ्रिंज विड्थ बीटा के लिए प्रूफ बता रहा हूं। इसमें क्या किया है आपने? एस एक नैरो वर्टिकल स्लिट ली ये वाली, जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया है। एस इज ए नैरो वर्टिकल स्लिट विच इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट से सोर्स किया है, इल्यूमिनेट किया है। एस से चलने वाली लाइट S1 और S2 पर जब पहुंचेगी तो सेम फेज में पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि स्लिट S1 S से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर S से स्लिट S2 है। तो S1 और S2 पर, S से चलने वाली लाइट S1 और S2 पर सेम फेज में पहुंचेगी। S1 and S2 be two parallel slits. The light rays coming from slit S reach S1 and S2 in the same phase. सेम फेज का मतलब है जितना समय लाइट को यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही समय लाइट को यहां से यहां तक लगेगा। तो यहां पर दोनों सेम फेज में पहुंचेंगे। अब S1 और S2 से, S1 से चलने वाली लाइट जरा गौर से देखो, स्क्रीन पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया है P, तो S1 से चलने वाली लाइट इस पॉइंट P पर ये गई और S2 से चलने वाली लाइट ये पहुंची, यहां जाकर के सुपरपोज हुई। अगर ये दोनों वेव यहां पर सेम फेज में मिलती हैं, इसका मतलब क्या है कि इस वाली वेव और इस वाली वेव, मतलब इस वाली डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच पाथ डिफरेंस n लैम्डा के अगर बराबर है, मतलब इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर वो पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होता है तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण यहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, डेफिनेट यहां पर फिर ब्राइट फील्ड बन रही होगी। अगर ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का डिफरेंस
एन लैम्डा के बराबर ना होकर के 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर है, तो डेफिनेटली ये दोनों फ्रिंजेस, दोनों रेज यहां पर अपोजिट फेज में मिलेंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है पाथ डिफरेंस की। अपोजिट फेज में मिलेंगी तो क्या होगा, डार्क फ्रिंज बनेगी यहां पर। क्लियर है? जिसकी वजह से S1 और S2 से चलने वाली लाइट स्क्रीन पर सुपर इंपोज होगी, जिससे स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेज मिलती हैं। ये बात हमने यहां पर यही लिखी है, देखो जरा। लेट S इज ए नैरो स्लिट विच इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, S1 and S2 with two parallel slits, the light rays coming from slit S, फिगर देख लो, reach S1 and S2 in the same phase, these light rays superpose and form interference fringes on a screen, जैसा कि फिगर में हमने बना दिया है। ये रहा, कुछ नहीं लिखा है। S एक नैरो वर्टिकल स्लिट लिया है आपने, जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट किया है। S से चलने वाली लाइट S1 और S2 पर सेम फेज में पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है बच्चों। S1 और S2 से चलने वाली लाइट स्क्रीन पर सुपरपोज होती है, जिससे स्क्रीन पर इंटरफेरेंस के कारण हमको क्या बेटा, ब्राइट डार्क ऑल्टरनेटली फ्रिंजेस मिलती है। हमने ये मान लिया है कि इस स्क्रीन पर ये कोई पॉइंट P है, ठीक है? जरा ध्यान दो मेरी बात पर। इन स्लिटों से इस स्क्रीन की डिस्टेंस आपने कितनी मानी थी, कैपिटल D देख लो। S1 और S2 के बीच की सेपरेशन ये कितनी मानी है, 2D। S1 से S2 तक की डिस्टेंस 2D है, ये रही, देख लो जरा ध्यान से। हमने इस स्क्रीन पर एक पॉइंट ले लिया, मैंने ये वाला M0, जहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ध्यान से सुनना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जिस पॉइंट P पर लाइट सुपरपोज हो रही है, वहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी ली है, ये x, ठीक है ना मेरे बच्चे? वहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी ली है, x ली है बच्चों। ये डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस कितनी है, देखो 2D, ये 2D लिए दे रही, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d। यहां तक की डिस्टेंस d होगी, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2D है, तो ये d हो गई और ये भी d। और सेंट्रल फ्रिंज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x। तो जरा गौर से देखना, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, इस x में से ये d सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, x माइनस d, ये वाली डिस्टेंस यहां तक की। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो x है और ये d है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस d, ठीक है? अब हमको क्या पता करना है कि यहां पर ये दोनों वेव, S1 से चलने वाली वेव और S2 से चलने वाली वेव, यहां पर सेम फेज में सुपरपोज हो रही है या अपोजिट फेज में, सेम फेज में मिल रही है या अपोजिट फेज में। ये बात पता करने के लिए आपको इस वाली डिस्टेंस और इस वाली डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मींस पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है, तो अब तो मिलेंगे यहां पर सेम फेज में। और अगर इस वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस का डिफरेंस मींस पाथ डिफरेंस यहां पर 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है, तो यहां पर मिलेंगे अपोजिट फेज में। तो सबसे पहला काम आपको इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना होगा, मींस इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इस वाली दूरी में से इस वाली दूरी को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम, तो इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस निकल आएगा बच्चों। देखो हमने यही किया, यहां पर हमने यही किया है। d तो डिस्टेंस है किसकी, स्क्रीन की, S1 और S2 से। 2D दोनों स्लिटों के बीच की सेपरेशन है। x हमने क्या मानी है मेरे बच्चे, x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जैसा फिगर में M0 से P तक की डिस्टेंस x दिख रही है, ये वाली। क्लियर? ये फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो इस पॉइंट P पर S1 से चलने वाली रेस और S2 से चलने वाली रेस सुपरपोज होती है, तो इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, इस
H2P में से इस वाली दूरी में से इस दूरी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहां पर पाथ डिफरेंस निकल आएगा। ये बात मैंने लिखी है। देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरिंग वेव्स एट पॉइंट P इज डेल्टा x बराबर H2P माइनस S1P। मीन्स इस डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो इस वाली डिस्टेंस में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x निकल आएगा बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। अब जरा H2P वैल्यू है कितनी एक्चुअल में, जरा गौर से देखो। इसमें इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखो बच्चों। H2P ये वाली डिस्टेंस कितनी है? H2P ये वाली दूरी। तो एक काम करो, इस ट्रायंगल को लो, इस वाले ट्रायंगल, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है मुझे H2P। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने यही लिया है इन ट्रायंगल PH2B, H2P का स्क्वायर बराबर H2B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। चेक कर लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। H2P का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये कितना है D का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? यहां तक की तो x है, ये 2D थी तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस D हो गई ना भाई, 2D है ना ये डिस्टेंस D हो गई। तो D और x ये रही, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? D प्लस x या x प्लस D, x प्लस स्मॉल d। ये वाली डिस्टेंस हो गई x प्लस d। ये बात क्लियर है? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो ये रहा d स्क्वायर प्लस x प्लस d का स्क्वायर। क्लियर? इसमें से मैंने d स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां से 1 प्लस x प्लस d का स्क्वायर, d स्क्वायर कॉमन लिया है तो अपन d स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? H2P स्क्वायर बराबर यहां से d स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, d स्क्वायर कॉमन आया तो यहां पर 1 बचेगा प्लस x प्लस d का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना ऐसे। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल? तो जरा गौर से देखो, इसका स्क्वायर हटा दिया मैंने, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लेंगे ना, तो इसका रूट लेंगे तो d, और इसका रूट जब लेंगे हम इस पूरे टर्म का तो इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे हम? पावर 1/2। यहां तक बात क्लियर है? चलिएगा ठीक है। अब हमने क्या किया, जरा ध्यान दें बच्चों, इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल दिया बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम से खोलने का मतलब है ये जो पावर है ना इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो वही किया मैंने। d तो ये रहा 1 प्लस x प्लस डी का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो ये है, और पावर मैंने नीचे उतार दी यहां पर 1/2, तो 1/2। यहां तक क्लियर है? फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, यहां पर लिख देना फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर है? तो H2P की वैल्यू क्या आ गई? इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप जरा, इस d को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये d प्लस एक d से ये d कैंसिल होगा तो x प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d, क्योंकि एक d कट जाएगा ना। तो H2P की वैल्यू इतनी आ गई बच्चों। क्लियर है? अब जरा गौर से देखो, H2P कितना आया? d प्लस x प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी आई है? ये डिस्टेंस आई है H2P बराबर d प्लस ये x प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है ना? सिमिलरली सेम इसी तरह से S1P आ जाएगा बच्चों। S1P बराबर d प्लस x माइनस डी का होल स्क्वायर, d प्लस x माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2d। यहां पर देखो d आया है, यहां भी d है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, यहां पर x प्लस डी है, बस केवल ये डिस्टेंस, ये तो x प्लस डी है, और इसमें ये डिस्टेंस कितनी है? x माइनस डी है बच्चों, x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन इसमें भी 2d, इसमें भी 2d। यहां तक तो क्लियर है? अब H2P की वैल्यू बच्चों हमें पता चल गई, S1P की वैल्यू मालूम चल गई, तो हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। जरा गौर से देखो, आप इस पॉइंट को गौर से देखो बच्चों। देखो H2P की वैल्यू तो ये वाली वैल्यू,
और S1P की वैल्यू ये वाली वैल्यू देख लो ध्यान से, S2P की ये वाली वैल्यू, S1P की ये वाली वैल्यू हटा करके यहाँ लिख, S2P की जगह पर तो ये वैल्यू लिख दो, S1P की जगह पर ये वैल्यू लिख दो। यहां पर जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो इन दोनों वेव के बीच, इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में क्या निकल आएगा, पाथ डिफरेंस निकल आएगा। तो यही हमने किया है, देखो यहां पर S2P और S1P, पुटिंग द वैल्यू ऑफ S2P एंड S1P फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड और थर्ड से S2P और S1P की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो, तो वही हमने किया है। d प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d, d प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d, ये तो लिख दिया मैंने S2P की वैल्यू, ठीक है ना, माइनस ये माइनस है ना यहां पर, ये माइनस S1P यहां रखोगे माइनस लगा करके यहां पर S1P, और S1P की वैल्यू ये है तो यहां माइनस आएगा, और माइनस जब अंदर जाएगा तो यहां भी माइनस आएगा, x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2d। यहां तक क्लियर? अब जरा गौर से देखिएगा आप इसे, बस थोड़ी देर और ध्यान दें, समझ आएगा आपको। इस पॉइंट से ये टर्म कट गया, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2d, ये भी 2d, तो ये हो गया x प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d माइनस x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2d। इस वाले में से, इस वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2d तो एलसीएम है, तो इसको ये वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd, माइनस लगा करके यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2xd, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल होगा, 2xd यहां से बचेगा, 2xd यहां से बचेगा, तो कितना बचेगा 4xd अपॉन 2d। ऐसा मत करना, इस d से इस d को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि कैपिटल D S1 और S2 से स्क्रीन तक की डिस्टेंस है, और 2d ध्यान हो तो S1 और S2 दोनों स्लिटों के बीच की सेपरेशन है। तो यहां से 2 से इस 4 को 2 बार काट दो, इस 2 से इस 4 को 2 बार काट दो, तो 2xd अपॉन d, तो ये वैल्यू आ गई S2P और S1P के बीच पाथ डिफरेंस। ये S2P और S1 के बीच पाथ डिफरेंस आ गया। आप ध्यान दो फिर से, S1 ये और S2 ये, S1 S2, ये स्क्रीन थी, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, S1P और ये S2P, ठीक है ना। इन दोनों स्लिटों के बीच की सेपरेशन कितनी ली थी आपने, 2d, ध्यान है, यहां पर स्लिट ली थी S, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। ये पॉइंट लिया है आपने A, ये पॉइंट लिया था B, ध्यान है, और इस डिस्टेंस को लिया है आपने X। अब ध्यान से सुनिएगा, S1P और S2P के बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा x, मतलब इस वाली दूरी और इस वाली दूरी का डिफरेंस आ गया, मींस इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस 2xd अपॉन d। इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो और फिगर ये देखो, इसे भूलना मत। अब मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, देखो यहां से चलने वाली वेव और यहां से चलने वाली वेव अगर इस पॉइंट पर सेम फेज में मिल रही है, इसका सेंस ये हो गया इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है ना, ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट केस, अगर यहां पर सेम फेज में मिल रही है, इसका मतलब क्या है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम एट P। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। इट इज पॉसिबल व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरिंग वेव्स इज n लैम्डा। ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ये जस्ट n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा के बराबर हो। क्लियर? तो इस पाथ डिफरेंस को, इस वाले पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर लिख दो, तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को बराबर कर दो, तो 2xd अपॉन d को बराबर लिख दो किसके, n लैम्डा के बराबर। तो अब ध्यान दो मेरी बात पर ध्यान दो फिर से। ये स्क्रीन थी आपकी, ये स्लिट S1 था, ये स्लिट S2 है। विशेष ध्यान से सुनिएगा, ये सेंट्रल फ्रिंज है, यहां से भी पहुंच रही है लाइट ये, और यहां से लाइट पहुंच रही है पॉइंट P पर, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी थी, 2d।
ये पॉइंट ए लिखा था आपने, ये बी लिखा था, और इस डिस्टेंस को आपने लिखा था x, और इस वाली डिस्टेंस के बीच पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर 2xd अपॉन कैपिटल D था। और अगर ये वाली डिस्टेंस, मतलब इस वाली डिस्टेंस का डिफरेंस इतना, ये डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर है, तो 2xd अपॉन कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहां पर nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज हो। कौन सी? nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है। तो इसको मैंने बराबर लिख करके इसमें से इस डिस्टेंस को निकाल लिया मैंने, x को, इस डिस्टेंस को इसमें से सेपरेट कर लिया, x इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन 2d। जरा गौर से देखें अगर आप, तो ये डिस्टेंस जो निकल रही है सेंट्रल फ्रिंज से nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की दूरी आ गई है x, क्योंकि nth ऑर्डर ब्राइट के लिए ही तो लिखा है n लैम्डा आपने। तो इसका मतलब सेंट्रल फ्रिंज m0 से nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की दूरी आ गई आपकी x इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन 2d। मींस सेंट्रल फ्रिंज से यहां पर मान जाओ nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, ये nth ऑर्डर, ये वाली, यहां पर मैंने nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कह दिया है मैंने। और यहां से यहां तक की इस डिस्टेंस को मैंने इसको x न बोलकर इसको क्या बोला, xn। इस x को xn कह दो। सो डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम m0, इस x को x ना कहकर xn कहो, इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन 2d। अब जरा ध्यान दो, ये nth ऑर्डर ब्राइट है, तो इसके ऊपर कौन सी मिलेगी? ब्राइट। जैसे 10वीं ब्राइट है ये, तो इसके बाद में 11वीं ब्राइट मिलेगी ना। दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होती है, और क्रम से दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन या क्रम से दो डार्क फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन को फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, बीटा। तो सोचो अब दिमाग से कि ये वाली डिस्टेंस जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ऑर्डर की डिस्टेंस है ये वाली, तो इसके बाद कौन सी मिलेगी? nth ऑर्डर ब्राइट मिली है, तो इसके बाद जो ब्राइट मिलेगी n+1th ऑर्डर ब्राइट मिलेगी। तो इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पर अगर मैं n+1 लिख दूं, तो इस x को क्या कहेंगे हम? xn+1। जैसे 5वीं ब्राइट है तो ये 6वीं ब्राइट बोलेंगे, 10वीं ब्राइट है तो ये 11वीं ब्राइट बोलेंगे। अगर nth ब्राइट है इसको क्या बोलेंगे? n+1th ब्राइट बोलेंगे। तो ये डिस्टेंस अगर आपने x बोला है, xn nth ऑर्डर को, तो n+1th ऑर्डर की डिस्टेंस अगर हम निकाला है सेंट्रल फ्रिंज से m0 से यहां तक की डिस्टेंस ये xn+1 निकाला है, तो इसी फॉर्मूले में n की जगह पर n+1 लिख दो, तो ये आ गया डिस्टेंस ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम m0। इस x को xn+1 लिखो, तो n की जगह पर n+1, ठीक है ना, n+1 लैम्डा d अपॉन 2d, n+1 लैम्डा d अपॉन 2d। क्लियर है ये बात? ये देखो n+1, ये मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों यहां पर, n+1 इंटू लैम्डा d अपॉन 2d। जरा ध्यान दो, आप देखो जरा ध्यान से, इस फिगर को देखो जरा गौर से, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं इसे। nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की दूरी तो xn, ये xn, और सेंट्रल फ्रिंज से n+1th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की दूरी। अब देखो जरा ध्यान से, अब दिख रहा होगा, nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की दूरी यहां से xn, इसको xn बोला है, इसको xn बोला है। तो इसके बाद में जो मिलेगी ना, nth ऑर्डर ब्राइट है तो n+1th ऑर्डर ब्राइट मिलेगी, तो इसको xn कहा है, तो इस डिस्टेंस को xn+1 बोलो। तो इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पर n+1 लिखेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पर n+1 लिखेंगे, n+1 इंटू लैम्डा d अपॉन 2d। क्लियर? और ये मान लो nth ऑर्डर है, ये n+1th ऑर्डर है, जैसे 10वीं है ये 11वीं, ये 5वीं तो 6वीं, तो क्रम से दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन को, इस सेपरेशन को बोलेंगे बीटा। और ये सेपरेशन कैसे निकलेगी? इस वाली डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा दो, तो ये फ्रिंज विड्थ निकल आएगी। क्रम से दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन को ही तो फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। Hence the distance between
टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। सो बीटा इज इक्वल टू एक्स एन में से एक्स एन सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स एन कितना है, एन प्लस वन इंटू लेमडा डी अपॉन टू डी में से एन लेमडा डी अपॉन टू डी सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन सब्ट्रैक्ट करो, तो एन प्लस वन लेमडा डी अपॉन टू डी में से एन लेमडा डी बाई टू डी सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, जरा गौर से देखो, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन टू डी तो कॉमन ले लो, इसमें से एन लेमडा डी अपॉन टू डी तो कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा, एन प्लस वन माइनस एन, एन से एन कट जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट से करोगे तो लेमडा डी बाई टू डी बचेगा। मेरे ख्याल से ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लेमडा डी अपॉन टू डी। इसका मतलब क्रम से दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन या क्रम से दो डार्क फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन सेम होती है, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई टू डी। ये तो फर्स्ट केस लिया था आपने ब्राइट फ्रिंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, सेम फेज में मिले, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अपोजिट फेज में मिले, और अगर अपोजिट फेज में मिलती हैं तब तो ये जो पाथ रेफरेंस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 2n प्लस वन लेमडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए बच्चों। देखो कैसे, समझ लो इस बात को भाई, ये S1 ये S2, ध्यान देना आप, ये स्क्रीन, ये सेंट्रल फ्रिंज, S1 से P तक की डिस्टेंस और S2 से P तक की डिस्टेंस का अंतर, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का डिफरेंस पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर 2xd अपॉन डी है। क्लियर है ये बात क्लियर है कि नहीं, बोलो मेरे बच्चे, ठीक है ना। और अगर ये पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पर 2n प्लस वन लेमडा बाई 2 के बराबर होता तो ये दोनों वेव यहां पर अपोजिट फेज में मिलेंगी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसलिए मैंने सेकंड केस में लिखा है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम एट P, इट इज पॉसिबल व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट P इज 2n प्लस वन लेमडा बाई 2। तो ये पाथ डिफरेंस 2n प्लस लेमडा बाई 2 के बराबर, इस पाथ डिफरेंस को इसके बराबर कर दो। तो यहां पर मैंने यही लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 9th, 4th इक्वेशन इसको डाला है जो इससे प्रीवियस पेज पर पड़ा हुआ है, 4th और 9th को बराबर कर दो। तो ये वाला पाथ डिफरेंस 2n प्लस वन लेमडा बाई 2 को बराबर कर दो 2xd अपॉन डी के बराबर, तो ये लिख दिया मैंने 2xd अपॉन डी बराबर 2n प्लस वन लेमडा बाई 2। तो यहां से x को निकाल लो, इसमें से x को सेपरेट कर लो। x कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, x को इसमें से खींच लो। भाई डार्क फ्रिंज कह रहे हो ना, ये वाली डार्क फ्रिंज है, तो यहां से यहां तक की डार्क फ्रिंज की सेपरेशन निकल आएगी। M0 से nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज की सेपरेशन डिस्टेंस निकल आएगी x, तो इसमें से x को सेपरेट करो। x को तो यहां रखो, कैपिटल D को यहां ले लो और 2 स्मॉल d को नीचे ले लो, तो 2n प्लस वन लेमडा, और कैपिटल D यहां आ गया, 2 स्मॉल d नीचे आ गया, 2 यहां पर पहले से 2 स्मॉल d ये रहा 4d। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ना, ये nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज की दूरी हो गई। तो मैंने लिख दिया यहां पर देखो, सो डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर, सो डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज M0, सेंट्रल फ्रिंज से nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज की दूरी निकल आएगी xn, इसको xn बोला है। x ना कहकर nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज की दूरी कहो इसे, इसको x ना कहकर xn कहो, ये 2n प्लस वन लेमडा डी अपॉन 4d। क्लियर है, ये nth ऑर्डर डार्क है मेरे बच्चे। तो इसके बाद कौन सी मिलेगी, nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज है अगर ये, तो इसके बाद मिलेगी n प्लस वन ऑर्डर डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये xn बोला है, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, xn प्लस वन। तो इसी फॉर्मूले को जरा गौर से देखो, ये nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज की सेपरेट डिस्टेंस है कहां से, M0 से। तो n प्लस वन ऑर्डर डार्क फ्रिंज की दूरी क्या होगी, इस n की जगह पर n प्लस वन लिख दो, इस n की जगह पर, और इस n की जगह पर n प्लस वन लिखोगे, और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 और प्लस 1 ये रहा, तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 3। ये निकल आएगी डिस्टेंस ऑफ n प्लस वंथ ऑर्डर डार्क फ्रिंज फ्रॉम M0। तो इस फॉर्मूले में n की जगह पर n प्लस 1 लिखो, तो इसकी जगह पर n की जगह पर n प्लस 1 लिखोगे,
और 2 का उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2n प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 2n प्लस 3 लैम्डा d अपॉन 4d। ये तो n प्लस 1th ऑर्डर डार्क फ्रिंज की दूरी है कहां से, m0 से, और ये nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज की दूरी है कहां से, m0 से। तो क्रम से 2 डार्क फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन मींस ये वाली जो सेपरेशन होगी, ये वाली सेपरेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट डार्क और 2 एडजेसेंट ब्राइट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इसको बीटा कहेंगे, इस डिस्टेंस को बीटा कहेंगे, इस वाली डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दो तो ये डिस्टेंस निकल आएगी। मींस इसमें से इसे सबट्रैक्ट करो, इसमें से इसे सबट्रैक्ट करो तो ये डिस्टेंस निकलेगी, बीटा। Hence the distance between two consecutive dark fringe is called fringe width. Beta is equal to xn plus 1 minus xn. xn plus 1 कितना है, 2n plus 3 lambda d by 4d, 2n plus 3 lambda d by 4d minus xn 2n plus 1 lambda d by 4d, 2n plus 1 lambda d by 4d। तो lambda d by 4d ये वाली टर्म तो कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा, 2n plus 3 माइनस 2n माइनस 1, तो यहां पर बीटा इक्वल टू आएगा, कॉमन क्या आ गया, लैम्डा डी अपॉन 4d, तो ये आ गया 4d, और यहां से बचेगा 2n प्लस 3 में से माइनस करोगे 2n प्लस 1, तो 2n से तो 2n कट जाएगा क्योंकि माइनस चला जाएगा अंदर, ये माइनस हो गया 1, और ये 3 माइनस 1 तो कितना आएगा 2 बचेगा ना ऊपर, इस 2 से ये 4 को दोबारा काट दो तो रिजल्ट आ जाएगा आपका लैम्डा डी अपॉन 2d। इस वैल्यू में से इसे सबट्रैक्ट कर लेना, रिजल्ट यही आएगा बच्चों। इसका मतलब 2 एडजेसेंट डार्क या 2 एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजों के बीच की सेपरेशन सेम होती है, जिसे क्या कहा जाता है, फ्रिंज विड्थ। Hence the distance between 2 consecutive bright or dark fringe is same, it is called fringe width, beta is equal to lambda d by 2d। Hence proof। क्लियर है, यही हमको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है ना, यही फॉर्मूला फाइंड करना था। इस वीडियो को बच्चों कम से कम 2-3 बार देखिए आप, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे तभी निकलेंगे मेरे बच्चे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, फिगर को 1-2 बार बना करके देखें और डेरिवेशन को कम से कम 2 बार करें आप ठीक से, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको।